पंजाब के संगरूर में आज जमकर हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। बाद में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर जुटे थे। ये लाल झंडे इन्होंने ले रखे हैं। उनकी कई मांगे हैं। हमारे सहयोगी कुलवंत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कुलवंत, अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, वहां पे किसानों के ऊपर जो मांगों को लेकर जिस तरह से धरना चल रहा था, धरना प्रदर्शन के दौरान जो वहां पे किसान जो है वो उनके साथ पुलिस की झड़प हुई है, उसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ लाठीचार्ज किया गया और कुछ किसान उसमें जख्मी हुए हैं। और इस वक्त चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो काफी गुस्से में जो दिखाई दे रहे हैं और पुलिस जो है वो हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। मौके पर जो है वो इस वक्त काफी हालात जो है वो किसानों और पुलिस में तनाव का बना हुआ है। कुलवंत, आप बता सकते हैं कि मांग क्या है? जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी क्या मांग है? क्या मांग को लेकर के ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे? कुलवंत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इनकी मांग क्या है जिससे लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? तो हमारा संपर्क टूट गया है हमारे सहयोगी कुलवंत से। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास के बाहर यहां बड़ी संख्या में किसान मजदूर इकट्ठा हुए हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मुद्दों पर विरोध चल रहा है। काफी लंबे समय से ये मांग इनकी है और इसी को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें कश्मीर फाइल्स जो मूवी है जिसको लेकर के विवादित बयान दिया गया था और इसको वल्गर प्रोपेगेंडा बताए जाने के खिलाफ आज जम्मू में कश्मीरी पंडित जो है वो सड़कों पर उतर गए। उन्होंने इजरायली फिल्मकार नादेव लैपिड के खिलाफ नारे लगाए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड बनकर आए इजरायली फिल्मकार नदाव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इस फेस्टिवल में आने लायक ही नहीं है। उनके इस बयान के खिलाफ भारतीय फिल्म जगत की ओर से भी आवाजें उठी हैं। जाने माने फिल्मकार अशोक पंडित ने कहा कि एक भारत विरोधी इजरायली फिल्मकार को जूरी का चेयरमैन आखिर कैसे चुना गया, ये एक बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था जो अच्छा हुआ है। मैं कल से कह रहा हूँ कि वो जो बंदा था चेयरमैन जूरी का, इफी का, वो एक प्लांट किया गया हुआ एक एजेंट था। उसको वहां पर प्लांट किया गया। ये भी नाकामी हमारी सरकार की है, हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री की है, हमारी डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स की है कि आपने बिना उसके तहकीकात के, उसका बैकग्राउंड चेक करके, वो पैलेस्टाइन सपोर्टर है। आप उसके पुराने ट्वीट्स देख लीजिए, आप उसके पुराने स्टेटमेंट्स देख लीजिए। ही हैज बीन एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ही हैज बीन एंटी इंडिया। उसका सिलेक्शन एज चेयरमैन ऑफ जूरी कैसे हुआ? वहीं फिल्म कश्मीर फाइल्स पर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए इजरायली फिल्मकार नदाव लैपिड अपनी बात पर अब भी कायम है। गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड रहे नदाव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को एक वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा कि किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। नदाव लैपिड ने कहा कि भले ही भारत सरकार ने फिल्म न बनाई हो, लेकिन इसे असामान्य ढंग से आगे बढ़ाया। By the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. बात कर लेते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पीएफआई पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। यह याचिका पीएफआई की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नासिर पासा ने दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर के आखिर में पीएफआई के ठिकानों पर छापों और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने यूएपीए के तहत पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की थी। आरोप यह है कि पीएफआई युवाओं को कट्टर बनाने की कोशिश करती है। साथ ही पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन विदेशों से चंदा लेकर
देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने इस विवादित संगठन पर बैन की सिफारिश की थी, क्योंकि इसके तार सिमी, जेएमबी और आईसिस से जुड़ने का भी अंदेशा था। पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। और हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। निहाल, क्या बताया है, किस आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द किया है? देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि बगैर पीएफआई को वक्त दिए, उनका पक्ष लिए, इस पर रातों रात कार्रवाई की गई और उसके बाद पीएफआई को बंद कर दिया गया, पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जो कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, उन्होंने पूरे मामले को तकरीबन 1 महीने तक सुना और उसके बाद अलग अलग दिनों में, और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कुछ भी जो कहा जा रहा है पीएफआई की तरफ से वो ठीक नहीं है। इसके लिए जो दलील दी गई है वो भी तर्कसंगत नहीं है, और ऐसे में जो याचिका दायर की गई थी कि पीएफआई पर जो बैन लगाया गया है वो कानून संगत नहीं है, उसको खारिज कर दिया गया। ये जो याचिका दायर की गई थी वो कर्नाटक में पीएफआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है नासिर पाशा, उनकी पत्नी ने दायर किया था, क्योंकि नासिर पाशा इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। अपने दूसरे साथियों के साथ कुल 300 लोगों की गिरफ्तारी देश भर में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक से भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद कई जगहों पर छापे मारे गए। पीएफआई का जो सबसे ज्यादा जो बेस रहा वो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में रहा और यहाँ से भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी और इसके बाद पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। इसी हफ्ते सोमवार के दिन इस पर जो ऑर्डर था उसको सुरक्षित रखा गया था और आज तकरीबन 2:30 से 2:45 बजे के बीच में ये आदेश आया कर्नाटक हाई कोर्ट से, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया कि पीएफआई पर बैन लगाने का, उस पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था और ऐसे में इस पिटीशन को खारिज किया जाता है। शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच बीजेपी ने एक बार फिर जहां झुग्गी वहां मकान योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत दिल्ली के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को अगले वर्षों में फायदा मिलेगा। हरदीप पुरी ने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत 10 लाख लाभार्थी रहेंगे, इसके अलावा अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 50 लाख लोगों को पीएम उदय योजना के तहत घर दिए जाएंगे। लैंड पूलिंग के जरिए भी करीब 75 लाख लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 2040 में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। उसके मुताबिक योजना तैयार की जा रही है। इस दौरान दिल्ली से बीजेपी के सारे सांसद भी मौजूद रहे। जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे। इसके हमें उम्मीद है कि पीएम उदय जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी योजना जो है लैंड पूलिंग, हमारी असेसमेंट है इसमें 75 लाख लाभार्थी होंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमाम सांसद इकट्ठा हुए सर, पर्पस क्या था मोटे तौर पे साधारण भाषा में समझाएं? आज दिल्ली की जनता को जो डीडीए के हाउसेज में रहती है, ग्रुप हाउसिंग में रहती है, जिनका अपना घर है, उनका एफएआर डबल करने का निर्णय ले लिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी ने। हमारे यूडी मिनिस्टर साहब ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। रीडेवलपमेंट मतलब आपके घर को उसको फिर से थोड़ा सा रेनोवेट करने में, बनाने में, बढ़ाने में जो एफआईआर है वो डबल करके वो सारी सुविधा दी जाएंगी। कोई भी आपको डंडा दिखाने नहीं आ सकता।
कोई भी आपसे किसी तरह की गलत डिमांड करने नहीं आ सकता। आज वो व्यवस्था यूडी मिनिस्टर के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। 2041 के मास्टर प्लान के मुताबिक अब एफआईआर कितना हो जाएगा सर? अभी 2 के करीब आसपास बताया जा रहा है। डबल, जो भी है उसका डबल, एफआईआर डबल हो जाएगा। लैंड पूलिंग की समस्याओं से निजात दिला के वहां के लोगों को भी ये सुविधा दे दी जाएगी, और जो भी जिनका घर है वर्तमान एफआईआर से जितना एफआईआर दिया हुआ है उससे डबल हो जाएगा। मुझे लगता है ये दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या थी जिसका निदान बड़ी आवश्यक था, अनऑथराइज कॉलोनियों का निदान कर दिया। आज ये निदान हो गया। नरेंद्र मोदी जी को बारंबार धन्यवाद। एक सवाल और सर, यहाँ पर आप लोगों ने क्या अपनी तरफ से ये तमाम लोगों की जो आवाज है वो पहुंचाई थी यहाँ पर? हाँ, हम जब जब किसी ग्रुप हाउसिंग में गए, हम जब जब किसी डीडीए के हाउसिंग में गए, हम जब जब लोगों के घरों में गए, तो लोग ये हमको परेशानी बताते थे, क्योंकि परिवार बढ़ गया, लोगों की पार्किंग के लिए सड़कों पे गाड़ियां खड़ा करना पड़ता है। तो इस एक अनाउंसमेंट में बहुत सारी समस्याओं का निदान कर दिया है। धन्यवाद मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की, जिनकी किडनी का ऑपरेशन 5 दिसंबर को होगा। कुरहना विधानसभा उपचुनाव में अपने पिता के नाम पर वोट मांगते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर यहां आरजेडी जीतती है तो वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। हम 3 तारीख को आखिरी प्रचार, 2 तारीख हम 3 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता का ऑपरेशन के साथ साथ मेरी बहन का भी ऑपरेशन है। मेरी बहन हमारे पिता को किडनी दे रही है, तो हमको वहां जाना। लेकिन हम आप लोगों के भरोसे निश्चिंत होकर के जाएंगे। हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी, तो हमसे यही पूछेंगे, बेटा कूदने का क्या हुआ? समझ रहे हैं? तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। आपको बता दें कि हाल ही में गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार का ठीकरा भी ओवैसी पर ही फोड़ा गया था। बीजेपी का बी टीम जो है भाजपा का, वो लोग घूम रहे, आज तक पूछे कि काहे चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश में उन लोगों से पूछना, हैदराबाद का इलेक्शन काहे नहीं लड़े? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो उपचुनाव हो रहा था, वहां ना लड़ करके, अपने राज्य में ना लड़ करके बिहार में चुनाव लड़ा। काहे लड़ रहे? ये लोग एक दूसरे के भरोसे इस चुनाव में खड़े हैं, और यहाँ भी ये लोग चाहते हैं कि माहौल जो है वो बिगाड़ने का काम करें। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्रचार जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल के गुजरात में भी व्यस्त रहने से दिल्ली में प्रचार की कमान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हाथ में है। पूर्वी दिल्ली में मनीष सिसोदिया जब घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, तब हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने उनसे बात की। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि गुजरात में चुनाव होने की वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कुछ अपनी उपस्थिति कम दर्ज करवा पाए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूरी कमान संभाली हुई है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया ही आते हैं, तो पूरी प्रचार की कमान मनीष सिसोदिया ने संभाली हुई है। सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बहुत धन्यवाद। क्या ये चांस की बात है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आपकी विधानसभा है, ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड मंडावली वार्ड पड़ता है यहाँ पे, पर मिक्स है। मंडावली, लक्ष्मी नगर, विनोद नगर, सबका एक मिक्स एरिया पड़ता है, ये कंबाइंड है। थोड़ा गला बैठ गया हमें लगता है प्रचार करते करते बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं दिन में बहुत सारी सभाएं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जरूरी है लोगों को ये बात बताना कि कूड़ा साफ कराना है तो केजरीवाल जी को लाना ही होगा। सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं एमसीडी में, बावजूद इसके कि 15 साल से बीजेपी का वहां पर शासन है? यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। लेकिन आप
गलियों में जाओ, कूड़े के ढेर लगे होते हैं। आदमी सुबह सुबह तैयार होकर फ्रेश होकर अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन सबसे पहले घर से निकलते ही उसको कूड़ा उसका दिमाग खराब करता है और फिर उसका दिन खराब होता है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी गलियां साफ सुथरी हों, पर एमसीडी ने किया नहीं। अब लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये कूड़ा साफ करना, अंदर की गलियां बनवाना, ये सब एमसीडी का काम था। एमसीडी ने किया नहीं, बीजेपी ने किया नहीं। वहाँ पे लोग नाराज हैं बहुत बीजेपी से। ऐसा इस बार क्या नया होने वाला है जो 17 में नहीं था? 17 में भी आप लोगों ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कन्विंस नहीं हुए, बावजूद इसके कि 15 में शानदार आप लोगों की जीत हुई थी। तो 17 और 22 में क्या अंतर है? 2017 में लोगों को हमारा नया एक्सपीरियंस था कि लोगों को लग रहा था भाई 2 साल हुए हैं सरकार को, अभी और देखते हैं। अब तो 7 साल हो गए और लोगों ने देखा कि जैसे केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी तो उन्होंने स्कूल के काम, अस्पतालों के काम, बिजली के काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम बहुत आगे बढ़ के कराए। बहुत सारी ऐसी चीजें लाए जो सोच भी नहीं सकते थे, जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, फरिश्ते स्कीम है। तो लोगों को लगता है केजरीवाल जी जब इतना सोच सकते हैं दिल्ली सरकार में, वहाँ की जिम्मेदारी में, तो फिर अगर उनको एमसीडी के जो काम है उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वहाँ भी और अच्छा करेंगे। तो बीजेपी ने पिछले 15 साल में एक काम नहीं किया जिससे जनता को फायदा हो। मैं इतनी सभा में जाता हूँ, हर जगह पूछता हूँ भाई एक आदमी तो हो जो ये कहे कि मुझे बीजेपी के काम से फायदा हुआ एमसीडी में। एक आदमी नहीं कहता। हमारी कमाई हमारा काम वो है, हमारी जो कमाई है वो काम है। और बीजेपी का सबसे संसाधन होने के बावजूद बीजेपी के पास काम नहीं है गिनाने के लिए। एक आखिरी सवाल, जुलाई अगस्त से माहौल बनना शुरू हुआ कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। आप लोगों ने खुद ही कहना शुरू किया आज गिरफ्तार होंगे, हफ्ते भर में गिरफ्तार होंगे, 10 दिन में गिरफ्तार होंगे। लेकिन आपके यहाँ रेड भी हुई, पूछताछ भी हुई, लेकिन आप ना गिरफ्तार हुए, अभी तक तो चार्जशीटेड भी नहीं हुए हैं आप। देखो इन्होंने पूरी माहौल बना दिया, आपने गिरफ्तार कोशिश की नहीं। एफआईआर मैंने नहीं कराई, मेरे घर पे रेड मैंने थोड़ी कराई। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है अभी भी कि किसी ना किसी बहाने से इनको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये सड़कों पे प्रचार करते हैं, लोगों से बात करते हैं तो लोग काम गिनाने लगते हैं। तो इसलिए बीजेपी की तो पूरी कोशिश है, लेकिन बेचारों को ढूंढ के कुछ नहीं मिल रहा। इन्होंने सारे पैंतरे चल लिए, सारी साजिशें कर ली, फिर भी अपना काम नहीं मिला ढूंढ के। मतलब जनता में जाके कहीं भी जाते हैं तो एक भी काम जनता गिनाती नहीं इनका। हमारे खिलाफ कुछ इनको सारी फाइलें खंगाल के, इतनी रेड डाल के कुछ नहीं मिला। अंत में सीबीआई और ईडी को भी कहना पड़ा साहब अभी इनके पास कुछ नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तो देखेंगे। आप लोग ये कहते कि ये चुनाव तक ही है, ये जो बनाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है कि अब इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बीजेपी है अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएगी, झूठ बोलती रहेगी, झूठी साजिशें